हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सब बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कलश पे, जिसमें कि आज हम क्या लेके आए हैं तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। क्या है ये असर्शन और ये रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले क्वेश्चन आते हैं, जिससे आप हमेशा भागते हो और सोचते हो कि ये तो समझ में नहीं आता है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। कैसे समझें कि दोनों सही है कि एक सही है, कि ये वाला जो स्टेटमेंट है जो उसका कंक्लूजन है वो स्टेटमेंट में इंक्लूड है कि नहीं है। बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो आइए उन्हीं दिक्कतों का थोड़ा सा समाधान हम लेके आए हैं। शायद अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं आज असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, चेंज इन पीएसआर अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर से रिलेटेड, क्योंकि हम टॉपिक वाइज ही चीजों को लेके आगे बढ़ेंगे और लास्ट में जब आपके सभी यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे तब हम CUET का सैंपल्स लेके आएंगे और कम से कम 3, 4, 5 सैंपल जो भी होंगे हम वो यहाँ पे आपको दिखाएंगे और बताएंगे क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है कम समय में। हालांकि यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं आप इन्हें सीखते जाइएगा। तो देखिए बेटा, स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं ये असर्शन रीजन वाले, इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे होगा, चेंज इन पीएसआर ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है, डज नॉट अमाउंट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बताओ बच्चों, क्या ये सही है? स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि चेंज इन पीएसआर से, जब भी चेंज इन पीएसआर होता है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं होता। डज नॉट अमाउंट टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अभी इस चैप्टर में आपने स्टार्टिंग से क्या पढ़ा है? सिर्फ इतनी सी ही तो बात पढ़ी है कि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो ये उसके भैया चेंज इन पीएसआर के टाइम रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, एडमिशन के टाइम होता है, रिटायरमेंट के टाइम होता है। जब भी पार्टनरशिप डीड में चेंज आएगी तो रिकॉन्स्टिट्यूशन तो होना ही होना है। तो चेंज इन पीएसआर में तो रिकॉन्स्टिट्यूशन हमेशा होता है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, ये तो सही है ही नहीं, कॉन्सेप्चुअल ही नहीं सही है ना। आइए इसका रीजन देखते हैं, क्या ये सही है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है, देखो क्या लिखा है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म लीड्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। याद कीजिए मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप के खत्म होने से रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, फिर से बनाया जाता है, नई डेट फिर से बनती है। लेकिन जब पार्टनरशिप फर्म खत्म होती है, जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है, कोई फर्म ही बंद हो जाती है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। अगर यही लिखा होता डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तब क्या होता, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। मतलब ये भी गलत, ये भी गलत। तो ऑप्शन में आइए देखते हैं कोड, भैया दोनों तो सही होंगे नहीं। देखिए कहीं ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 4, बोथ ए एंड आर रॉन्ग। क्या आपका ये स्टेटमेंट भी गलत है और आपका इसका कंक्लूजन या रीजन भी आपका गलत है। तो समझ में आया। तो ये आप क्वेश्चंस तभी लगा पाओगे कब, जब आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे। अगर चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे, आपको पता है कि कब क्या होता है कब क्या नहीं होता है, तब तो ये आसानी से बता लोगे क्या सही है क्या नहीं, क्या ये इसमें एग्जिस्ट होता है कि नहीं होता। लेकिन जब आपको कॉन्सेप्ट्स ही नहीं पता होंगे, आप इन्हें कभी लगा नहीं पाओगे, कभी भी नहीं लगा पाओगे, चाहे जितनी कोशिश कर लेना। और हमेशा यही कंफ्यूज होगे और दिमाग में पहले से बना के चलोगे कि अगर ये क्वेश्चन दिख गया पेपर में तो छोड़ के आएंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शन है ना भाई। 45 क्वेश्चन आएंगे, अटेम्प्ट तो सिर्फ 35 ही करने, 10 क्वेश्चन छोड़ना है। तो बच्चों के दिमाग में होता है कितना आएगा, 1 ही 2 तो आएगा, छोड़ के चले आएंगे। वो क्यों छोड़ के आ जाओगे भाई? तुम वहां एग्जाम देने के हो क्वेश्चन छोड़ने के लिए नहीं, अटेम्प्ट करने के लिए। तो अपनी मेहनत को इस तरीके से आगे बढ़ाइए कि आपसे एक भी प्रश्न छूटने ना पाए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, चेंज इन पीएसआर लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, चेंज इन पीएसआर। जब भी चेंज इन पीएसआर होता है, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है।
एंड नॉट द फर्म। एकदम सही भाई, मैंने अभी क्या बताया, कभी भी पार्टनर्स के बीच में कोई चेंजेस आता है, पार्टनरशिप डीड में कोई चेंजेस आता है तो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन नहीं होता। वही चीज यहां लिखी है कि चेंज इन पीएसआर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का होता है, ना कि पार्टनरशिप फर्म का। तो ये एकदम सही है, जो आपका स्टेटमेंट था, जो आपका असर्शन था, वो एकदम सही था। अब आइए इसका रीजन पढ़ते हैं। चेंज इन पीएसआर लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ ओल्ड फर्म। अच्छा, चेंज इन पीएसआर क्या होता है, क्या लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ ओल्ड फर्म एंड अ न्यू फर्म कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। गलत, यहां पे फर्म का तो डिसोल्यूशन होता ही नहीं है। चेंज इन पीएसआर में तो फर्म डिसॉल्व होती ही नहीं है, पार्टनरशिप खत्म होती ना, पार्टनरशिप फर्म थोड़ी ना खत्म होती है। तो यहां पे तो सीधा बोल रहा है, क्या चेंज इन पीएसआर से पार्टनरशिप फर्म खत्म होती है क्या? नहीं, ये तो खत्म ही नहीं होती। तो मतलब ये गलत है और ये एकदम सही है। तो ऑप्शन में देखिए क्या कहीं दिया हुआ है ओनली आर इज करेक्ट, बोथ ए एंड आर, ये गलत है। नहीं, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट रीजन ऑफ ए। यहां पे ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, यहां पे कहीं ऑप्शन नहीं है। ध्यान से देखिए, चेंज इन पीएसआर लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ ओल्ड फर्म। ओल्ड फर्म का तो डिसोल्यूशन होता ही नहीं है, सिर्फ पार्टनरशिप का होता है। तो यहां पे ये जो आर लिखा है ना, यहां पे ए होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? ओनली ए इज करेक्ट। यहां पे सिर्फ पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसको ध्यान रखिएगा, यहां पे ए होना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट वैल्यू। क्या, ये देखो यहीं से पकड़ो, क्या चेंज इन पीएसआर के टाइम गुडविल की वैल्यूएशन होती कि नहीं होती? अभी आपने इसके पहले कई एमसीक्यूज लगाए हैं, इसी चैप्टर में आपने पढ़ा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का टॉपिक पढ़े थे ना। तो बताओ, चेंज इन पीएसआर में तो गुडविल की वैल्यूएशन होती ही है। जब होती है तो यहां पे ये क्या लिखा है, इन चेंज इन पीएसआर गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट वैल्यू। ये तुरंत यही गलत हो गया, यही देख के, बिकॉज देयर इज नो एडमिशन ऑफ रिटायरमेंट। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, गुडविल की तो वैल्यूएशन होती ही है। आइए, ये हो गया गलत, इसका रीजन पढ़ते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, एकदम सही, बिकॉज गेनिंग पार्टनर कंपनसेट द सैक्रिफाइस पार्टनर, एकदम सही। चेंज इन पीएसआर में गुडविल की वैल्यूएशन क्यों होती है? क्योंकि जो गेनिंग पार्टनर होता है वो सैक्रिफाइस पार्टनर को कंपनसेशन देता है। एकदम सही है कि नहीं? मैंने गेन अगर किया है, मुझे अब ज्यादा मिलेगा, तो उस गेनिंग के बदले में जिसने अपना हिस्सा छोड़ा है उसको तो मुझे कंपनसेशन देना ही पड़ेगा ना। तो बस ये स्टेटमेंट एकदम सही है। तो क्या ये इसमें कहीं ऑप्शन है कि आर इज करेक्ट? ये ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम सही है, इसका रीजन सही है, लेकिन असर्शन गलत है। चलो बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुडविल इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। Goodwill is valued on the basis of normal profit. For ascertaining normal business profit, abnormal loss are added and abnormal profit are deducted. याद कीजिए, प्रॉफिट एडजस्टमेंट में मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ, जाके देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है, वहां पे मैंने पूरा चार्ट बताया था। देखो, गुडविल जो हम निकालते हैं वो तो प्रॉफिट के बेस पे ही निकालते हैं, चाहे एवरेज प्रॉफिट हो, चाहे सुपर प्रॉफिट हो, या फिर चाहे कैपिटलाइजेशन मेथड हो, तीनों में हमें प्रॉफिट तो चाहिए होता है। और ये कैसा प्रॉफिट होता है? एडजस्टेड प्रॉफिट होता है। क्या एडजस्ट होता है? तो एबनॉर्मल लॉसेस प्लस हो जाते हैं, एबनॉर्मल गेन माइनस हो जाते हैं। तो वही चीज तो लिखा है यहाँ पे, एबनॉर्मल लॉसेस आर एडेड एंड एबनॉर्मल प्रॉफिट आर डिडक्टेड। एकदम सही है कि नहीं? अब आगे देखते हैं। एबनॉर्मल लॉसेस एंड एबनॉर्मल प्रॉफिट्स आर एडजस्टेड टू नेट प्रॉफिट बिकॉज दे आर मे और मे नॉट हैपन इन फ्यूचर। इन्हें क्यों एडजस्ट किया था? क्योंकि ये फ्यूचर में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, जो एबनॉर्मल होते हैं। एकदम सही है, ये भी सही है, तो मतलब ये दोनों सही है। जब भी ऐसा स्टेटमेंट आता है तो दिक्कत कहां आती पता है? इसके दो ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड। देखो, इन दोनों में लिखा होगा यहां तक कि ये दोनों सही हैं, बोथ ए एंड आर करेक्ट। ये दोनों देखो, इन दोनों ऑप्शन में दोनों सही दिखेंगे।
अब समस्या है आगे ये पहचानना कि ये जो रीजन है वो क्या इसमें एग्जिस्ट होता है या नहीं होता। ये जो रीजन है क्या वो इसका सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। अगर है तो कौन सा ऑप्शन होगा सही, पहला वाला। अगर नहीं है तो कौन सा ऑप्शन होगा सही, दूसरा वाला। तो ये पहचानेंगे कैसे? तो देखो बेटा, जो आपका स्टेटमेंट है वो जिस चीज पे है अगर उससे मिलता जुलता आपका कंक्लूजन में है, क्योंकि स्टेटमेंट क्या बोल रहा था, स्टेटमेंट बोला था एब्नॉर्मल लॉस को ऐड किया जाता है और एब्नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस किया जाता है। अगर एब्नॉर्मल लॉस या फिर एब्नॉर्मल प्रॉफिट से रिलेटेड आपका रीजन है, अगर इससे रिलेटेड रीजन है तो ये इसमें एग्जिस्ट होता है। बस इतनी सी बात ध्यान देना है कि आपके जो रीजन है उसमें कोई कीवर्ड ऐसा है जो आपके असर्शन से मिलता जुलता है या इसी को बताता है या इसी का यहां कीवर्ड एक्सप्लेन किया गया है, तो वो उसमें एग्जिस्ट होता है। ठीक, तो यहां पे देखो एब्नॉर्मल लॉस था, एब्नॉर्मल प्रॉफिट की बात की गई थी, यहां पे भी एब्नॉर्मल लॉस एब्नॉर्मल प्रॉफिट की बात की जा रही है, तो ये इसमें एग्जिस्ट होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा कि ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट ये रीजन ऑफ ए। ये दोनों सही है और ये इसका सही रीजन भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, गुडविल इज एन इंटेंजिबल बट नॉट अ फिक्टिटियस एसेट्स। एकदम सही है। गुडविल क्या होती है, इंटेंजिबल एसेट्स होती है, फिक्टिटियस तो नहीं होती ना। चलो अच्छा बताओ, फिक्टिटियस एसेट्स कौन कौन सी होती हैं? प्रीमिलरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, और कुछ है, और कुछ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। ये सब क्या है, ये सब फिक्टिटियस एसेट्स होती हैं जो कि नॉमिनल एसेट होती हैं। तो गुडविल एक इंटेंजिबल फिक्स एसेट होती है, ये फिक्टिटियस एसेट नहीं होती। ये एकदम सही है। अब देखो, अगर ये रीजन में इंटेंजिबल या फिक्टिटियस से रिलेटेड कोई बातचीत होगी तो ये इसमें एग्जिस्ट होता है, नहीं होगी तो नहीं होगा। अगर ये सही हुआ तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, देखो बेटा मिला, बट इट डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस बट it is a valuable asset because it is helpful in earning excess profit। एकदम सही स्टेटमेंट है। गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स क्यों होती है? क्योंकि इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन ये एक हमारी वैल्यूएबल एसेट्स होती है जो कि फ्यूचर में हमें प्रॉफिट अर्न करने में हेल्पफुल होती है ना भाई। नेम एंड फेम से हम फ्यूचर में अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये फिजिकल, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। ये भी सही है। अब है तो दोनों सही, फिर आपके सामने दो समस्या, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। अब बताओ ये इसमें एग्जिस्ट होता है कि नहीं? तो मैंने क्या बताया, अगर इन दोनों का कीवर्ड मैच हो गया तो एग्जिस्ट होता है और कीवर्ड मैच नहीं होगा तो एग्जिस्ट नहीं होता। यहां पे कहा था गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है, फिक्टिटियस नहीं होती है, और नीचे ही क्या समझाया है, गुडविल इंटेंजिबल होती है। इंटेंजिबल क्यों होती है? क्योंकि इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, यही सब तो बताया है। इंटेंजिबल को ही तो इसने एक्सप्लेन किया है। तो भैया ये बताओ इसमें एग्जिस्ट है कि नहीं है? अगर है तो ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है। उम्मीद है समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा कि इसको शेयर कीजिएगा कि जो बाकी भी बच्चे हैं जिनको समस्याएं आती हैं अकाउंट्स में या ऐसे क्वेश्चंस में, वो यहाँ पे आके इसको अच्छे से सीख सके। ठीक, चलो बच्चा नेक्स्ट क्या लिखा है, गुडविल एग्जिस्ट ओनली when a firm earn more profit than normal profit। गुडविल कब होगी? जब हम नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। एकदम सही है भाई, नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट होगा तो सुपर प्रॉफिट होगा, और सुपर प्रॉफिट जब होगा तो उसी बिहाफ पे क्या आएगी, गुडविल आती है ना। तो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा हम तभी कमा पाएंगे जब नेम एंड फेम बढ़ेगा, और नेम एंड फेम होगा तो क्या होगी, गुडविल होगी। ये एकदम सही है। और नीचे देखते हैं, self-generated goodwill is shown in the books because consideration in money or money worth has been paid for it। क्या सेल्फ जनरेटेड गुडविल दिखाई जाती है क्या बुक्स में? याद कीजिए, मैंने आपको पिछले टर्म में भी बताया था
कि जो गुडविल खरीदी नहीं जाती, जो गुडविल परचेज नहीं होती है, सेल्फ जनरेटेड होती है, उसे हम बुक्स में कभी नहीं दिखाते। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बुक्स में नहीं दिखाई जाती है। हाँ, अगर कोई गुडविल पहले से बुक्स में दिखाई गई है, अपीयर इन द बुक्स है, तो मतलब आपने किसी ना किसी से वो बिजनेस खरीदा होगा, तभी उसकी गुडविल को आपने यहां बिजनेस में लिखा हुआ है। क्योंकि सेल्फ जनरेटेड जो गुडविल हम बनाएंगे, हम अपना नेम एंड फेम कैसे दिखा सकते हैं, कितना हमने अपना नेम एंड फेम बनाया है। लेकिन अगर यही नेम एंड फेम हम किसी से खरीदेंगे, तभी तो दिखा पाएंगे ना कि हमने इतना पैसा उसको एक्सेस में दिया है, उसके एसेट्स के अलावा, तो उसके नेम एंड फेम के लिए दिया है। तो यहां पे ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। तो यहां पे देखिए, कई ऑप्शन है कि ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। एकदम सही आंसर। ए सही है, असर्शन सही है, लेकिन इसका रीजन जो है वो गलत है। एनी डाउट? तो नहीं होना चाहिए। नहीं होगा ना डाउट? नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव एंड नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू अंडर एनी मेथड। ध्यान से देखो, जो वैल्यू ऑफ गुडविल होता है वो सब्जेक्टिव होता है। क्या किसी भी मेथड में एवरेज प्रॉफिट में क्या जो आंसर आएगा तुम सुपर प्रॉफिट से निकालोगे वही आंसर आएगा क्या गुडविल का? कभी नहीं आएगा। गुडविल के जो 3 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन, इनकी वैल्यूज हमेशा अलग अलग ही आएंगी, तीनों की सेम नहीं आती। अब ये मत समझ लेना कि हम नेशनल इनकम पढ़ें तो वहां पे वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, तीनों से नेशनल इनकम एक ही आती है, तो यहां पे भी गुडविल में तीनों से एक ही आएगा? नहीं, यहां पे गुडविल सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव का मतलब ये फ्यूचर पे ये एक्सपेक्टेड होते हैं कि शायद हमें फ्यूचर में इस नाम से इतना बेनिफिट हो पाए, तो एक्सपेक्टेड होते हैं, इसलिए ये सॉरी हर एक मेथड में अलग अलग आते हैं। ठीक, अब और नीचे पढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव। ध्यान से देखो बेटा, यहां भी सब्जेक्टिव था, यहां भी सब्जेक्टिव है। ऊपर सब्जेक्टिव था और इसके एक्सप्लेनेशन में, इसके रीजन में सब्जेक्टिव को ही डिफाइन किया गया है। सब्जेक्टिव बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स एज टू नंबर ऑफ परचेज और रेट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्योंकि ये बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स होता है। चलो ठीक है, ये तो अभी मैंने बताया। अब ये भी एकदम सही है, ये भी सही है। फिर तुम्हारे सामने 2 ऑप्शन आए, इन दोनों में से क्या होगा? अब ये बताओ, क्या ये इसमें एग्जिस्ट होता है कि नहीं होता? इसी सब्जेक्टिव को ही तो इसने बताया है एग्जिस्ट होता है। तो ये जो आपका रीजन है वो इसका सही एक्सप्लेनेशन है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। ओके, तो अब तक तो इतना समझ में आ ही चुका होगा कि जब भी दोनों सही होते हैं तो कब वो उसका एक सही एक्सप्लेनेशन होगा, कब नहीं होगा, कैसे पहचानेंगे। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी ना? आनी भी नहीं चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। गुडविल एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ये तो पता ही है इंटेंजिबल होता है। विच इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनली व्हेन कंसिडरेशन हैज बीन पेड फॉर इट। एकदम सही है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है और हम इसे बुक्स में कब दिखाते हैं? हम इसे बैलेंस शीट में यहां पे गुडविल कब दिखाते हैं? जब हम इसके लिए पैसे देते हैं, जब हम इसे खरीदते हैं तभी दिखाएंगे। सेल्फ जनरेटेड होगी तो कभी नहीं दिखाएंगे। इसको एकदम दिमाग में तो तुम बैठा लो। तो देखो यहां क्या लिखा है कि जब हम इसके लिए क्या देते हैं? पैसे देते हैं। एकदम सही है, ये तो एकदम सही है। और इसका रीजन देखें, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नेसेसरी। क्या ऊपर कहीं वैल्यूएशन की बात की गई है क्या? नहीं। नीचे देखते हैं, at the time of reconstitution of a firm because sacrificing partner have to be compensating by gaining partner। ये भी एकदम सही है, वो भी सही, ये भी सही। अब यहां पे देखो ऊपर क्या बात किया था कि इंटेंजिबल एसेट्स है, इसे हम बुक्स में कब दिखाते हैं? जब हम ये परचेज होगी या इसके लिए हमने कंसिडरेशन दिया। और नीचे उसके जस्ट अपोजिट बात बोल रहा है। क्या ऊपर का कोई भी कीवर्ड नीचे है क्या? नीचे क्या बोल रहा है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को बताया है। ये भी सही है तो दोनों सही, लेकिन ये इसमें कहीं भी एग्जिस्ट
नहीं होता, क्योंकि इसकी बात अलग है और नीचे वाली बात अलग है दोनों स्टेटमेंट सही है। इसलिए इसमें जो आंसर सही होगा वो आंसर नंबर सेकंड सही होगा, लिखा होगा बोथ ए एंड आर करेक्ट, दोनों सही हैं, बट आर इज नॉट करेक्ट रीजन ऑफ ए। ये इसका सही रीजन नहीं है, ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर इंटेंजिबल एसेट बताया है उसने और बोल रहा है कि कब रिकॉर्ड की जाती है, जब हमने इसके लिए कंसिडरेशन पे किया है, तो ये तो दूसरी बात हो गई। और ये एकदम जस्ट अपोजिट, यहां तो वैल्यूएशन बताया है, ये तो बता ही नहीं रहा कि इसको कब दिखाना है, कैसे दिखाना है। पहले में बुक्स में दिखाने की बात कही है और इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसमें उसकी वैल्यूएशन की बात कही है। दोनों अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे से कहीं से भी अटैच नहीं है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। एसेट मस्ट बी रीवैल्यूएट एंड लायबिलिटीज रीअसेस्ड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हम एकदम सही, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के टाइम एसेट्स का रीवैल्यूएशन किया जाता है और लायबिलिटीज को क्या किया जाता है, फिर से रीअसेस्ड किया जाता है, जाना जाता है कितनी लायबिलिटी देनी है। एकदम सही। द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज मे बी डिफरेंट फ्रॉम देयर बुक वैल्यू। अब stated in the balance sheet as such assets are revalued and liabilities are reassessed। देखो बेटा कीवर्ड मिल गया कि नहीं मिल गया? कीवर्ड मिला। नीचे क्या बोला कि मार्केट वैल्यू उसकी बुक वैल्यू से डिफर हो सकती है, इसीलिए रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम एसेट्स का रीवैल्यूएशन और लायबिलिटी को रीअसेस्ड किया जाता है। कीवर्ड मिल गया ना? ये भी सही, ये भी सही। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ ए, क्योंकि दोनों सही है और ये इसमें एग्जिस्ट होता है, इसलिए इसका सही एक्सप्लेनेशन है, इसका सही रीजन है। ठीक है बच्चों, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए एंड बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:1। ओके, ये इनका ओल्ड रेशियो है। क्या है? ओल्ड रेशियो। वर्कमैन कंपनसेशन आपका रिजर्व था बुक्स में 5 लाख का एंड देयर वाज अ क्लेम 2 लाख। बहुत अच्छी बात है भाई, 5 लाख का फंड था, उसमें से 2 लाख हमने दे दिया, बचा कितना फंड में? 3 लाख। अगेंस्ट इट दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2। ये हो गया न्यू रेशियो। एट द बैलेंस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 3 लाख, जो बैलेंस बचा था वर्कमैन कंपनसेशन में वाज ट्रांसफर टू देयर कैपिटल अकाउंट इन 3:2:1। मैंने आपको क्या बताया था? याद कीजिए वो रिजर्व एंड फंड वाला वीडियो जिसमें मैंने आपको सब कुछ सिखाया है कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड में जितना भी पैसा बचेगा वो पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कौन से रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तो यहां पे जो 3 लाख बचा था वो 3:2:1 में बटा था, जो कि ओल्ड रेशियो था। ये एकदम सही है, ये एकदम सही है। अब आइए दूसरा देखते हैं। मैंने ये बताया ना ओल्ड रेशियो में बटेगा। नीचे देखिए क्या बोल रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन ये रिजर्व अमाउंटिंग 3 लाख। देखो कहीं ना कहीं ये इसमें एग्जिस्ट है कि नहीं है? यहां भी वर्कमैन कंपनसेशन 3 लाख की बात की जा रही थी, जो 3 लाख बचा था, यहां भी उसी 3 लाख की बात की गई। ये तो एग्जिस्ट होता है। अगर ये सही हो गया तो मतलब दोनों सही हैं और ये इसमें एग्जिस्ट होता है, और नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं। इज अ फ्री, ये एक फ्री रिजर्व होता है एंड एज सच हैज बीन ट्रांसफर्ड टू देयर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां पे भी देखो ओल्ड की बात की गई थी, यहां पे भी यही बताया है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक फ्री रिजर्व होता है और ये आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड पीएसआर में जाता है। एकदम सही है। तो ये देखो इसकी बात की गई थी ना, इसमें एग्जिस्ट भी है, एग्जिस्ट है कि नहीं है? तो ये दोनों सही हैं और ये इसका सही रीजन भी है। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ ए। ठीक, मजा आया? समझ में आया? बिल्कुल समझ में आएगा। नहीं आएगा तो आपको समझाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है ही। भाई एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार में नहीं आएगा, 3 बार में आएगा, 4 बार में आएगा, 5 बार में आएगा, जाएगा कहां? समझ में कैसे नहीं आएगा? क्योंकि कोई चीज बच्चा समझ में तभी आती है जब आप उसे समझना चाहते हैं। अगर किसी चीज को आप समझना नहीं चाहेंगे
तो कोई भी चीज कभी आपको समझ में नहीं आएगी। तो किसी भी चीज को समझने के लिए उससे समझना आवश्यक है। किसी भी चीज को समझने के लिए पहले उसको समझना आवश्यक है, क्योंकि जब आप समझोगे तभी समझ में आएगा, नहीं समझोगे नहीं समझ में आएगा। तो कोशिश कीजिए, अपना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाइए और चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, उसको बार बार ध्यान से देखिए। कैसे नहीं समझ में आएगा? अपने आप समझ में आएगा। पैदा होते ही गेम थोड़ी ना खेलने लगते हो, पैदा होते ही बच्चे बोलने थोड़ी ना लगता है, वो धीमे धीमे समझता है, चीज़ों को सीखता है, वो तब बोलता है। तो ये जो सीखने की कला है, ये जो आर्ट है, ये आपको अपने अंदर जगानी होगी और दिन पे दिन इसे और बढ़ाना होगा। और ये तभी हो पाता है जब आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई होता है। और कंसंट्रेशन लेवल हाई करने के लिए आपको फिजिकली जो है वीक नहीं होना है, आपको फिजिकली मजबूत होना है, क्योंकि जिसका फिजिक मजबूत होता है वो मेंटल भी स्ट्रांग होता है, ये कहा जाता है। तो आजकल के बच्चों को देखिए, हे ऐसे ऐसे पाता ऐसे 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 चलेंगे, ऐसे ऐसे बन के ऐसा लगता है आंधी आ जाए गायब हो जाए। और कहीं अगर उनको जोश चढ़ गया जिम में जाने का, तो जिम में जाके 4-5 दिन जाएंगे और कहेंगे हाँ एकदम बहुत बढ़िया, एकदम अच्छा। जब उनको 5-6 दिन बाद देखोगे तो फिर बचा है क्या बताएं, 2 दिन गए थे बड़ा दर्द होने लगा। ऐसा नहीं है। फिजिक आप अपना जितना स्ट्रांग बनाओगे, फिजिक्स सिर्फ जिम जाने से आजकल नहीं बनता, जो कि हालांकि यूट्यूब या आज के यूथ में भी ये बहुत ज़्यादा है कि जिम जाना है। आप सुबह उठिए, आप जिम नहीं जा सकते, आप दौड़िए भागिए, अपना दिन भर का एक टाइम टेबल बनाइए, अपना एक रूटीन सेट कीजिए। खाली आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए और उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलिए। कभी भी देखिएगा आपको कोई समस्या होगी ही नहीं, कभी नहीं होगी। और आप फिजिकली भी फिट होगे और मेंटली भी फिट होगे। एक बार टाइम टेबल बना के तो देखो। लेकिन होता क्या है, आज बड़ा जोश चढ़ा, सुबह 4 बजे उठेंगे और कल से दौड़ने जाएंगे। 2 दिन तो बड़ा मजा आया और तीसरे दिन देखिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। आप तो बहुत जगह बहुत पढ़े हैं, कहाँ पढ़े? मोबाइल में, किस पे? व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, इतना पढ़ लिए कि एकदम आंख नहीं खुल रही है। तो ऐसी नौबत ना आने दीजिए। और अपने फिजिक के साथ साथ जब फिजिक स्ट्रांग बनेगा तो बेटा मेंटल तो अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए, कंसंट्रेशन को बढ़ाइए। और कंसंट्रेशन का इसके अलावा कोई मूल मंत्र नहीं है। ठीक है, आते हैं टॉपिक पे। ये हो गया था, चलो नेक्स्ट। शरद एंड विशेष, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, डिसाइडेड टू शेयर इक्वल इन फ्यूचर। उनका ओल्ड रेशियो था 3:2, उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में इक्वल बांटेंगे। ओके। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ये रिजल्टेड इनटू अ लॉस 50,000। रीवैल्यूएशन पे सीधा सीधा बोल रहा है, रीवैल्यूएशन पे उनको 50,000 का नुकसान हो गया। मैंने क्या बताया था, रीवैल्यूएशन पे जो भी लॉस होगा, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट, वो पार्टनर्स के बीच में किस रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो में। तो देखो, विच वर डेबिटेड टू देयर कैपिटल अकाउंट इन इक्वल रेशियो। यहां क्या लिखा है? इक्वल लिखा है ना, इक्वल। अब बताओ, इक्वल जो रेशियो था वो तो उनका न्यू था ना। ओल्ड क्या था? 3:2। इक्वल क्या था? न्यू था। तो क्या रीवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट लॉस होता है वो न्यू में बटेगा कि ओल्ड में बटेगा? ओल्ड में बटेगा ना। तो ये स्टेटमेंट तो यहीं पे हो गया गलत। आइए देखते हैं। लॉस और गेन ऑन रीवैल्यूएशन इज डेबिटेड और क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एकदम सही है कि रीवैल्यूएशन पे होने वाला प्रॉफिट और लॉस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कौन से रेशियो में डेबिटेड होता है? ओल्ड पीएसआर में। ये एकदम सही, ये गलत, ये सही। कहीं ऑप्शन है तो देखो, लिखा है ओनली आर इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर है। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और खुद से ट्राई आउट कीजिएगा। 1-2 दिन देखिएगा, लगातार देखिएगा, क्योंकि जिस चीज को हम जितनी बार देखते हैं, आंखों की ये कला होती है कि जब आप किसी को अच्छे से देख लीजिए तो आपकी निगाहों में बस जाता है। और अगर एक बार कोई निगाहों में बस जाता है तो दिमाग पे इस तरह छा जाता है कि कभी उतरता ही नहीं है। तो
तो आंखों का उपयोग ऐसा कीजिए ना, ऐसी जगह कीजिए कि एक बार छप जाए तो हटे ही ना। बंद कीजिए तो भी ये दिखे, खोलिए तो भी ये दिखे, तब देखिए, तब पढ़ाई का आनंद लीजिए, तब आपको मजा आएगा पढ़ने का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों देखो, आकृति, येरुचि एंड वर्षा शेयरिंग प्रॉफिट इन 4:3:2, ये इनका ओल्ड था। डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 3:2:1, ये इनका न्यू है, ये इनका ओल्ड है। ठीक, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये देखो यही फिक्टिटियस एसेट्स है जो एसेट साइड में लिखा होता है। अपीयर इन द बुक्स एट 1,80,000। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना दिया था? 180 दिया था। इट विल बी रिटर्न ऑफ इन 4:3:2। अब ये देखो कि ये न्यू है कि ओल्ड है, तो ये तो ओल्ड था, तब ये सही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है बुक्स में जितने आइटम अपीयर होते हैं एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, वो पार्टनर्स के बीच में किस रेशियो में बढ़ता है? ओल्ड रेशियो में। जनरल रिजर्व, पीएल, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, गुडविल, इस तरीके के जो भी आइटम्स हैं, डबल टिक वाले याद कीजिए, मैंने कुछ आइटम्स बताए थे, वो सब ओल्ड पीएसआर में होता है और ये ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसलिए एकदम सही है। अब आइए इसका रीजन देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सही है, एंड एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर इट विल बी रिटर्न ऑफ इन द ओल्ड पीएसआर, ये भी एकदम सही है, ये भी एकदम सही है। क्या ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके कीवर्ड यहां मैच होते कि नहीं होते। तो देखो यहां भी बात की गई थी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट की, और यहां पे भी यही बताया गया है कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एक डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जो कि ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। तो ये दोनों एग्जिस्ट होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि ये दोनों सही हैं और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि इसके कीवर्ड्स यहां एग्जिस्ट होते हैं, जो यहां पे बताया गया है उसी के विषय में यहां पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है गोमती नदी, इंदु एंड जिया, गोमती इंदु जिया, सेविंग प्रॉफिट 543, ये तो चलो ओल्ड हो गया। डिसाइडेड टू चेंज देयर शेयर, ये हो गया न्यू। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज वैल्यूड 2,40,000, चलो अच्छी बात है। गोमतीज कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड जियास कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, तो जाहिर सी बात है जो डेबिट हुआ है, देखो यहां पे गुडविल वैल्यूड की गई है 240, क्या वैल्यूड की गई है? गुडविल 240, और डेबिट कौन हुआ है? गोमती। अगर गोमती डेबिट हुई है तो गोमती ने जरूर गेन किया होगा। याद कीजिए गुडविल का ट्रीटमेंट, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या बताया था कि गेनिंग पार्टनर डेबिट एंड सैक्रिफाइस पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा। तो गोमती ने यहां पे अगर डेबिट हुई है तो इसने गेन किया होगा, और जिया यहां पे क्रेडिटेड हुई है तो इसने सैक्रिफाइस किया होगा 20,000 से। अब या तो आप निकाल के देख लेना, इसका जो आएगा गेनिंग रेशियो आपको खुद पता चल जाएगा। गेनिंग रेशियो तो निकालना मैंने सिखाया था, आपको आता भी होगा। अब आइए नीचे देखते हैं इसका रीजन क्या दिखा है। गोमती हैज गेन्ड, देखो यहां पे भी गोमती ने, मैंने क्या बताया? गेन, यहां पे भी गोमती हैज गेन। बताओ इसकी जो टर्मोलॉजी है इसमें एग्जिस्ट होती कि नहीं होती? बस यही देखना होता है बच्चा। आप निकालोगे इसका जो गेनिंग रेशियो आएगा वो भी यही आएगा, 1/12 आएगा। निकाल के देख लीजिएगा, एकदम यही आएगा। तो यहां पे इसी को बताया है, गोमती हैज गेन 1/12 शेयर एंड जिया हैज सैक्रिफाइस। देखो यहां पे जिया ने सैक्रिफाइस किया हुआ था, जिया ने कितना? 1/12 शेयर। एज सच गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट द सैक्रिफाइस पार्टनर बाई 1/12 ऑफ 2,40,000, और 240 का एक 1/12 निकालोगे तो 20,000 ही आएगा। तो देखो टर्मोलॉजी बस पहचानना है। कैसे पहचानेंगे? है तो दोनों सही, ये भी सही ये भी सही, लेकिन क्या ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है? कैसे पहचानेंगे? तो इसके टर्म से पहचानेंगे कि इसके जो कीवर्ड्स हैं क्या वो इसमें एग्जिस्ट होते हैं। बिल्कुल, यहां पे भी इसी को बताया था कि गोमती डेबिट हुई थी क्योंकि उसने गेन किया था 1/12। ठीक, तो ये दोनों एकदम सही हैं और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अशोक, चित्रा एंड ईशा
सेविंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1. ओके, ओल्ड रेशियो. डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली. ओके, न्यू रेशियो क्या है 1:1:1. गुडविल इज अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म 120. इट विल बी रिटन ऑफ इन 3:2:1. अभी मैंने क्या बताया, जो भी आइटम बुक में होते हैं वो कौन से रेशियो में बटते हैं, ओल्ड रेशियो में. क्या 3:2:1 ओल्ड था, तो देखो ओल्ड रेशियो था. तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, एकदम सही है. अब आइए इसका रीजन पढ़ते हैं. गुडविल अपीयर इन द बुक्स. देखो यहां भी बात जो की गई है वो गुडविल अपीयर इन द बुक्स की गई है, की गई कि नहीं. इसी की चीज को तो ये नीचे इसने बताया है, तो कहीं ना कहीं ये इसमें एग्जिस्ट है. अगर ये सही होता है तो ये दोनों सही हो जाएंगे और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन होगा. गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म इज परचेज गुडविल. एकदम सही है. जो फर्म की बुक में लिखी जाती है गुडविल, वो कौन सी होती है, वो परचेज वाली होती है, कभी भी सेल्फ जनरेटेड वाली नहीं होती. ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म इट विल बी रिटन ऑफ अमंग द पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर. देखो ओल्ड पीएसआर में ही तो बटी है, मतलब ये दोनों सही हैं और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है. तो इसमें भी आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ये दोनों सही है और आर इज द करेक्ट ये रीजन ऑफ ए. ठीक, तो समझ में आ गया ना कि ढूंढना क्या है आपको. ढूंढना बस ये कीवर्ड्स. अगर आपने कीवर्ड्स पकड़ना सीख लिया तो ये एकदम आसान सा हो जाता है. सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ना, देखना कीवर्ड्स मैच होते हैं कि नहीं होते, दोनों सही हैं कि नहीं है, अपने आप बता दोगे. क्योंकि आप फंसोगे कहां, आप फंसते तभी हो जब दोनों सही होते हैं, तभी ये बताने में दिक्कत होती है कि ये इसमें एग्जिस्ट होता है कि नहीं होता. अब दिक्कत नहीं आएगी. नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट ये है दिशा, हीरा एंड फिजा सेइंग प्रॉफिट इज 2:2:1. भैया ये ओल्ड हो गया. डिसाइडेड टू चेंज देयर पीएसआर टू 1:3:2 1:3. ये न्यू हो गया. बैलेंस इज अपीयरिंग इन द बुक्स 1.5 लाख. प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस बुक्स में था इतना, तो बताओ ये कौन से इश्यू में बटेगा, ओल्ड में बटेगा. विल बी कैरिड फॉरवर्ड एंड विल बी सेट ऑफ अगेंस्ट फ्यूचर प्रॉफिट. क्या ये कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा फ्यूचर प्रॉफिट से सेट ऑफ होगा, कभी नहीं, गलत. ये तो हमेशा ओल्ड से क्या हो जाएगा, ये रिटर्न ऑफ हो जाएगा ओल्ड इश्यू में. जो भी अपीयर इन द बुक्स आइटम्स होते हैं वो तो रिटर्न ऑफ हो जाते हैं, कौन से इश्यू में, ओल्ड इश्यू में. तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया. डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट केम इनटू एग्जिस्टेंस बिफोर द चेंज इन पीएसआर. एकदम सही है. एंड हेंस विल डेबिटेड टू पार्टनर्स इन द ओल्ड पीएसआर. एकदम सही है. तो ये गलत हो गया, ये सही. देखिए क्या कहीं लिखा है, तो लिखा होगा ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा. ठीक, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ABC are partners showing profit in 2:2:1. ये हो गया old. They decided to change their PSR. ये हो गया new. On revaluation machine appearing in their books 1 लाख. रिवैल्यूएशन के टाइम जो मशीन की वैल्यू थी वो थी 1 लाख बुक्स में. is to be reduced by. यहां ध्यान देना क्या लिखा है, ये reduce by लिखा हुआ है. by के मतलब इतने से 25% से वो कम हो गई, 25% से कम हो गई. तो भैया ये बताओ 1 लाख का 25% आएगा 25,000. तो ये जो कम हुई वो 25,000 से कम हुई. तो 25,000 से कम हुई होगी तो बची अब कितनी होगी 75,000. इतनी बात आ गई समझ में. एंड फर्नीचर अपीयर एट 1 लाख. फर्नीचर भी 1 लाख था बुक में. इज टू बी रिड्यूस 2 लिखा है. क्या लिखा है यहां पे 2 और बाई में बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं. 2 का मतलब होता है कि पहले 1 लाख थी अब 25% हो गई. 1 लाख का 25% हो गई, मतलब पहले 1 लाख थी अब उसका 25% अब 25,000 हो गई. पहले 1 लाख थी, 2 का मतलब क्या है यहां तक हो गई. तो पहले 25 थी, वो पहले 1 लाख थी अब 25 हो गई. कितने से कम हुई, ये कम हुई 75,000 से. 75,000 से कम हो गई, ध्यान दीजिएगा. और यही स्टेटमेंट जब बाई लगा था तो ये 25,000 से कम हुई थी, ये 75,000 से कम हो गई क्योंकि यहां रिड्यूस टू 25% है. 25% तक कम हो गई, मतलब पहले 1 लाख थी अब 25,000 बची. तो कितने से कम हुई 75,000 से. चलो मशीनरी विल भी 75,000. देखो मैंने यहां बताया ना, मशीन 1 लाख थी 25,000 से कम हुई तो बचेगी 75. एंड फर्नीचर सीधा सीधा 25 हो गया है, 75 हो गया कम. तो ये स्टेटमेंट तो एकदम सही है.
अब नीचे क्या बोल रहा है, ये रिड्यूस बाई 25% मीन्स, ये बाई 25%, देखो इसका ये बाई 25%, ये बाई 25%, कीवर्ड मिल गया कि नहीं मिल गया, मीन्स दैट अमाउंट दैट इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स। ओके, इसका मतलब ये बताया कि बाई 25% का मतलब होता है कि डिडक्टेड फ्रॉम द बुक वैल्यू, डिडक्टेड फ्रॉम द बुक वैल्यू। ठीक, एज सच मशीनरी विल बी शो 75,000। ओके, एकदम सही। ये रिड्यूस टू, देखो ये भी कीवर्ड मिल गया। 25% मीन्स इट इज द न्यू वैल्यू ऑफ एसेट्स, एज सच फर्नीचर विल बी शो एट 25,000। दोनों कीवर्ड मैच हुए और दोनों ही सही भी हैं, दोनों ही सही हैं। तो क्या हो गया, ये भी सही, ये भी सही, और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसमें ऑप्शन क्या सही होगा, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मजा आया, नहीं आया? तो नींबू पानी निचोड़ निचोड़ के पियो, नींबू पानी निचोड़, एकदम निचोड़ लो नींबू को और पी जाओ, थोड़ा काला नमक डाल के पीना और तब वीडियो देखना, एकदम मजा आएगा। ठीक, चलो। ABR पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन 2:1, ये ओल्ड हो गया। दे एग्रीड दैट इन फ्यूचर दे विल गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चलो ठीक, उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा एंड विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा। ओके, दे ऑल्सो डिसाइडेड दैट गुडविल विल बी वैल्यूड, that goodwill will be valued and sacrificing partner will be compensated by gaining partner। ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, यहां तो सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया है और स्टेटमेंट में कहीं ये बातचीत भी नहीं हुई कि वो अपना रेशियो बदलना चाहते हैं। कहीं बोला है क्या कि वो अपना फ्यूचर में रेशियो बदलना चाहते हैं? ये बोला है कि उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ कि फ्यूचर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है वही 6%, लेकिन उन्होंने अपना फ्यूचर में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था PSR था उन्होंने बदला ही नहीं। तब फिर यहां पे ये क्या बोल रहा है कि गुडविल बी वैल्यूड एंड सैक्रिफाइस पार्टनर कंपनसेटिंग बाय गेनिंग पार्टनर। जब बदलेगा ही नहीं, यदि कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं, तो गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत ही क्या पड़ेगी? जब जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो बटेगी कहां से? तो ये स्टेटमेंट तो इसलिए गलत हो गया कि यहां ओल्ड रेशियो था लेकिन न्यू था ही नहीं, और यहां पे मिस्टेक ही मिस्टेक। चलो आओ इसका रीजन देखते हैं। PSR ऑफ A एंड B हैज नॉट चेंज, देखो बोल रहा है, इसी का बोल रहा है कि PSR ऑफ A एंड B हैज नॉट चेंज एंड हेंस देयर इज नो सैक्रिफाइसिंग ऑफ गेनिंग पार्टनर, एज सच गुडविल नीड नॉट टू बी वैल्यूड। यहां पे न्यू PSR है ही नहीं, इसलिए इनका कोई भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर गेनिंग रेशियो नहीं आएगा और गुडविल की वैल्यूएशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम सही है, ये गलत ये सही। देखो कहीं लिखा है A इज इनकरेक्ट बट R इज करेक्ट। ठीक बच्चों, चलो 2-3 क्वेश्चन और बचे होंगे लास्ट, और फिर आप मुक्ति पा जाओगे, मुक्ति पा जाओगे, समझिए रहोगे मुक्ति। सिर्फ 2 क्वेश्चन और बचे हैं, देख लीजिए अच्छे से। 20 क्वेश्चन की हम सीरीज लेके आए थे कि कम से कम 10-20 क्वेश्चन लगाओगे तो अच्छे से समझ में आएगा, बता पाओगे कैसे एग्जिस्ट होता है कैसे एग्जिस्ट नहीं होता। चलो देखते हैं। एट द टाइम ऑफ चेंज इन PSR, ठीक, एट द टाइम ऑफ चेंज इन PSR ये रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड PSR, एकदम सही है। रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम जो आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, आपका रिजर्व होता है, वो ओल्ड PSR में बढ़ता है, एकदम सही है। अब देखो ये रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बताओ भैया, इसका की टर्म है have come into existence when they were sharing profit in old PSR. If they are not distributed in old ratio, the sacrificing partners will be put to a disadvantageous position. एकदम सही है, और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है क्योंकि ये इसमें एग्जिस्ट होता है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? वो कोड नंबर फर्स्ट, बोथ A एंड R आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट रीजन ऑफ A। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चेंज इन PSR among द एग्जिस्टिंग पार्टनर ये रिजल्टिंग इन अ चेंज इन देयर एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, एकदम सही भाई। जब भी चेंज इन PSR होगा तो जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट होता है चेंज तो उसी में आता है ना, पार्टनरशिप डेट चेंज होती है तभी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, एकदम सही है।
चेंज इन PSR among the existing partner resulting in gain of additional share in future profit for some partners while a loss of part thereof for other partner। देखो दोनों में बता क्या सर, इसमें भी तो कीवर्ड मिल रहा है, क्या ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है? नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ध्यान से देखिएगा, यहां पे दोनों पे बात की क्या गई है। एक में बोल रहा है कि चेंज इन PSR के टाइम क्या होता है, तो बोला है चेंज इन PSR टाइम जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट होता है वो चेंज हो जाता है। यहां एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड की बात की गई है, तो यहां जो इसका मूल है चेंज इन PSR के टाइम जो बात की जा रही है वो डीड की बात की गई है, एग्रीमेंट की। अगर ये इसका रीजन एग्रीमेंट से रिलेटेड होता तब ये था, लेकिन यहां क्या है, यहां भी ये चीज बताया है कि चेंज इन PSR में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं, यहां पे गेनिंग है और सैक्रिफाइस बताया, फ्यूचर में कोई गेन होगा कोई सैक्रिफाइस होगा, तो दोनों तो अलग अलग चीज बोल रहे हैं ना। ऊपर एग्रीमेंट की बात की गई है, नीचे सैक्रिफाइस और गेनिंग की बात की गई है, दोनों जस्ट अपोजिट चीजें हैं। ठीक, तो यहां पे क्या होगा देखो, अच्छा यहां पे कौन सही कौन नहीं, हाँ तो ये दोनों सही है। आइए इसका कोड देखते हैं, बोथ A and R आर, ये भी सही है ये भी सही है। अगर यहां पे ये होता कि ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, तो आप हमेशा लगाते नॉट, ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं, क्योंकि यहां पे बात की गई है एग्रीमेंट की, और यहां पे क्या बात की जा रही है, न्यू PSR और गेनिंग की। यहां पे गेनिंग और सैक्रिफाइस की तो बात की गई है। आज का लास्ट क्वेश्चन, जनरल रिजर्व अपियरिंग इन द बैलेंस शीट, ओके, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म will always be distributed among the old partners in old PSR। कितनी बार बताया हूं, एकदम सही है, एकदम सही स्टेटमेंट। जनरल रिजर्व जो अपीयर इन द बुक्स होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में, वो कौन से इश्यू में बढ़ता है, ओल्ड PSR में बढ़ता है, एकदम सही। इफ द पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन द जनरल रिजर्व, दे मे एडजस्ट इन द कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर इन द सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो बाय पासिंग द फॉलोइंग, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइस पार्टनर। ये भी एकदम सही, याद कीजिए मैंने आपको बताया था, जब जनरल रिजर्व को वो बुक्स में दिखाना नहीं चाहते तो पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं। ये पहला बोल रहा है कि अब इसे बुक्स में नहीं दिखाना है, ये टोटल ये रिटर्न ऑफ हो जाएगा, हम लोग बांट लेंगे। लेकिन जब पार्टनर्स जनरल रिजर्व को बुक्स में दिखाना चाहते हैं, उसे बांटना नहीं चाहते, दिखाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में कभी भी सिर्फ एक याद कीजिए, एडजस्टमेंट एंट्री मैंने बताई थी, वो क्या थी, वही गुडविल वाली एंट्री, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे ये भी दोनों एकदम सही है, तो बोथ A and R आर करेक्ट, ये दोनों सही हैं, दोनों सही है ना। तो बच्चों आज का सेशन यहीं पे समाप्त हो जाता है, और नेक्स्ट सेशन में हम आपके लिए लेके आएंगे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। तो यहां पे एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब एक नया पार्टनर आता है तब क्या क्या चेंजेस आती हैं, तब क्या क्या चीजें वैल्यूएशन की जाती हैं, ये सब हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे लेके आएंगे। तो यहां पे आपका चेंज इन PSR खत्म हो जाता है, जिसमें मैंने आपको कितने टाइप के MCQ बताए, केस बेस्ड स्टडी भी मैंने आपको बता दिया, MCQs भी बता दिए, असर्शन ये आपका स्टेटमेंट और कंक्लूजन असर्शन रिवीजन वाला भी मैंने आपको बता दिया। अब क्या चाहिए, एक और बताया था, मल्टीपल चॉइस भी बताया था, याद कीजिए मल्टीपल चॉइस भी था। बेटा इतना ही अगर पढ़ लोगे ना, इतना ही पढ़ लोगे तो आपका एग्जाम चुटकियों में क्वालिफाई हो जाएगा, चुटकियों में, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस यहां पे आपको मैंने दिखाए वो सब और सब क्या है, कॉन्सेप्ट बेस है। तो जिस भी बच्चे का कॉन्सेप्ट अच्छा होता है उसे कभी भी कहीं पे किसी भी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आती है। कॉन्सेप्ट नहीं सही होगा तो कहाँ जाओगे पेपर देने, जाओगे इसे बैठ जाओगे, आए हैं पेपर देने, बाबूजी भी सोच रहे हैं बच्चा का पेपर देने। आज हमारे बेटे का ना CUT का पेपर है, पहला कंपटीशन है, देखिए कैसा होता है, भगवान से मनाइए। अरे भगवान से कहाँ मनाए जब वो कुछ पढ़ा ही नहीं है तो है? तो ऐसी नौबत ना आने दीजिए, खूब मन लगा के पढ़िए और कोशिश कीजिए कि जो आपका सपना है, जिस भी कॉलेज में आपने पढ़ने के लिए सोचा है, आप वहां पे अपने मन चाहे कॉलेज में एडमिशन ले पाए। ठीक, ओके, थैंक यू फॉर टुडे, टाटा एंड बाय बाय। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।